जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के। कल मैंने आपको काफी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें एसिड के टाइप बताए थे, एसिड की डेफिनेशंस बताई थी। फिर मैंने आपको ये कहा था कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, और फिर हमने पीएच इंडिकेटर के बारे में कहानी डिस्कशन करी थी। तो सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और एक बार फटाफट से जय हिंद का नारा लगाकर बताएंगे कितने मेरे प्यारे साथी इस क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हैं। ऋतिक जी, विपिन जी, गौरव जी, श्रेया जी, राणा जी, देवराज जी, कोमल जी, है ना। कमेंट सेक्शन नीचे कर दीजिएगा। चलिए, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोरखपुर की धरती से राधे राधे सर। सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं एकदम बहुत अच्छा हूं मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ये बताइए। हाँ जी, आप लोग अगर बेहतरीन हैं तो डेफिनेटली एक टीचर जो होता है, देखो आप ये मानिए कि माँ बाप के बाद जो तीसरा जो व्यक्ति होता है जो आपकी लिए भला सोचता है वो आपका टीचर ही होता है मेरे बच्चे। और ये सच्चाई भी है, इस बात में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से डिस्टरबेंस हो। इस बात को बिल्कुल 100 आना सत्य बात है। हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। रख हौसला मुसाफिर, तू उठेगा जरूर। दिल में रखा है जो ज्वाला, रूपी कामयाबी का बारूद, तो वो फूटेगा जरूर। ठीक है मेरे भाई, चलिए भैया स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं आपके सामने। पहले फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 सभी प्यारे साथी आंसर करते हुए चलेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चे। एक अम्ल वह पदार्थ होता है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच। आ जाइए मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं मेरे बच्चे। चलिए, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे भाई। अच्छा, करिए मेरे बच्चे, अभी तो स्टार्ट करा है, बस जस्ट स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी प्यारे साथी आंसर करते हुए चलेंगे। क्या कहा गया है क्वेश्चन को, ये देखिए। एन एसिड इज अ वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन दान करता है, बिल्कुल मेरे बच्चे, है ना। पानी में H पॉजिटिव आयन देता है। ये बात किसने कही थी, याद करिएगा। ये कही थी आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, है ना। और ये किसने कही थी प्रोटॉन, इसको कहा था ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। याद है, यस और नो। और ये किसने कहा था मेरे भाई, लुइस ने। लुइस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है मेरे भाई, अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं और उम्मीद करूंगा कि पहला क्वेश्चन आपका डेफिनेशन के तौर पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When acid is used in storage battery, which of these supply electrical energy? उस एसिड का नाम बताना है आपको। हाँ जी, उस एसिड का नाम बताना है जो आपका बैटरी में इस्तेमाल होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है मेरे बच्चे। प्रिंस यादव जी, यतिन साहू जी, बहुत बढ़िया। आंसर आएगा मेरे भाई, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ द एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं H2SO4। ये आपका एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पर यहीं पर अगर बात कर दी जाए, चलो उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर ये आंसर होता है। कपड़े की स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करा जाता है? आइए मेरे भाई, किंग ऑफ द एसिड नॉट सेल। चलिए, निम्न में से किसका उपयोग रिमूव द इंक स्ट्रेन फ्रॉम द क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों के में से दाग धब्बे हटाने हैं? हाँ जी, शिवम गुप्ता जी, आप ये मानो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि केमिस्ट्री सभी को आती है। ये मानो केमिस्ट्री में बहुत जल्दी स्कोर हो जाता है।
आप ये बताओ, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड? करिए भैया, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। आंसर आएगा मेरे भाई ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड मेरे बच्चे। नीतू पटेल जी शानदार, अभिषेक यादव जी बहुत बढ़िया, कुशाग्र जी डी ऑप्शन नहीं होगा मेरे बच्चे, रोहित सरन जी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो उपयोग करा जाता है वो आपका स्ट्रेन हटाने के लिए भी करा जाता है भाई। प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ले जाओ, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जब पानी में अम्ल का घोल बनाने के लिए सही तरीका क्या है? मतलब ये कह रहा है कि पानी के अंदर एसिड मिलाओ या एसिड के अंदर पानी मिलाओ, क्या चीज तरीका सही रहता है? आपको यह बताना है। या उनको एक साथ मिला दे, ये कह रहा है। अम्ल में पानी मिलाए, उबलते हुए बर्तन में अम्ल में पानी मिलाए। हाँ मेरे बच्चे, शिवम यदुवंशी जी, एक बार आप डेफिनेटली उन्हें एक बार टैग करिए टेलीग्राम पर, फिर आपको चीजें, आपको हो सकता है रेस्पॉन्स देखने को मिले। ठीक है मेरे भाई, जरूर मिलेगा, मैं ऐसा जरूर कहूंगा। मिलेगा नहीं, मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे भाई। नहीं, अभी नहीं हुआ है कृष्णा सरन जी, 2 चैप्टर रहते हैं वहां पर। एसिड में वाटर मिलाएं या वाटर में एसिड मिलाएं मेरे भाई? पानी में अम्ल मिलाया जाता है जनरली, यानी कि ये तरीका सही रहता है, ये तरीका गलत होता है ना? पानी में जनरली अम्ल मिलाया जाता है, ना कि एसिड में पानी मिलाया जाता है। तो ए आंसर होता है मेरे बच्चे, ए आंसर होता है। पानी में जनरली हम अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी मिलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ जी, शिव रावत जी, बात क्लियर है? कितने मेरे प्यारे साथियों का आंसर ए आया है, एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए। आगे बढ़े मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद करूंगा पहला आंसर सही आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। पीएच स्केल की सीमा कहां से कहां तक होती है? करिए मेरे बच्चे, जल्दी फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आज ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस और भी करवाएंगे, है ना? इसका आंसर देंगे सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, एनफ है मेरे भाई, एनफ है, बिल्कुल एनफ है। आपका आंसर आएगा भैया सी आंसर। मैंने कल भी बताया था 0 से लेकर 14 तक होता था भाई, 1 से लेकर 14 नहीं होता है भाई। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई आपके सामने 0 से लेकर 14 होगा या 1 से लेकर 14 होगा, तो आपका आंसर होगा 0 से लेकर 14। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए मेरे भाई। पीएच स्केल वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी भाई? पीएच स्केल की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी, आपको यह बताना है। करेंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से। सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आंसर बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? याद करिए उदासीन विलयन जो हमने बताया था। आंसर आएगा मेरे भाई 7। यहां पर जिन प्यारे साथियों का सी आंसर आता है उनका आंसर एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब हम पीएच स्केल में 14 से लेकर 7 की ओर बढ़ते हैं,
तो क्षार की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको यह बताना है। भाई जब आप इधर से इधर जाएंगे, जब आप 7 से लेकर 14 तक जाते हैं, तो यानी कि बेसिक नेचर जो होता है वो आपका बढ़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप उल्टा आएंगे, 14 से 7 की तरफ आएंगे, तो क्षारीय प्रकृति जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछना चाह रहा है। बेसिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको यह बताना है। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई डिक्रीज करती है। तो जिन प्यारे साथियों का आंसर यहां पर सी आंसर आता है, उनका आंसर एकदम ठीक है। आगे बढ़िए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पीएच स्केल घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, ठीक है भाई। इसमें पी क्या है, पी का क्या अर्थ है, आपको यह बताना है। मैंने आपको बताया था पी का मतलब होता था पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल। तो देख लो मेरे भाई कौन सा आंसर है यहां पर। हाँ घटेगी, बिल्कुल घटेगी मेरे भाई। इसका आंसर बताइए मेरे भाई। पी का मतलब क्या है, पावर है, पोटेंशियल है, या पोटेंशी है, या पॉन्टेज है। भाई सभी का आंसर आएगा डी आंसर। यहां पर आंसर जितने प्यारे साथियों का मैंने आपको बताया भी था, इसी को पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल के नाम से जाना जाता था। आगे आइए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब ए का जो पीएच है वो 1.5 है, बी का पीएच 7.2 है, सी का पीएच 4.5 है, डी का 12.5 है, और ई का 9.2 है। अब आपको यह बताना है क्या चीज इसमें सही है। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। ए जो है वो सी से अधिक अम्लीय है, बात तो ठीक है। पीएच मान जितना कम, आप बोलेंगे सर पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि उतना ज्यादा अम्लीय होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, यानी कि ए का मान अगर 1.5 है और ये 4.5 है, तो ए सी से अधिक अम्लीय है, बात तो ठीक है। अब ये कह रहा है बी जो है वो डी से अधिक क्षारीय है। बी डी से नहीं, क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, अम्लीय गुण पीएच मान के कम होने पर बढ़ता है, पर पीएच मान के बढ़ाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है मेरे भाई। यानी कि आप बोलेंगे बेसिक नेचर बढ़ता है। करिए मेरे प्यारे बच्चे, आंसर करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट तो गलत हो गया मेरे भाई। अगला आइए तीसरा, डी सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ है, यह भी बात ठीक है भाई। जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा उसका वो सबसे ज्यादा क्षारीय है। सी ई से अधिक क्षारीय है, सी का मान कितना है 4.5, ई से अधिक क्षारीय है नहीं, अम्लीय है। सी का मान अधिक अम्लीय है, क्षारीय नहीं अम्लीय है मेरे भाई। तो आंसर कितना है मेरे भाई, ए आंसर। ए आंसर भाई, हाँ जी भैया ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, वेरी गुड भाई। चलो अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अवर बॉडी, हमारी शरीर का पीएच मान कितना होता है। मैंने आपको कहा था करीब ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसी के अप्रोक्स लगा दीजिए आंसर। ब्लड की पीएच वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 7.4, तो 7.4 किस किस के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में कहीं 7 से बड़ा और 7.8 से छोटा। हाँ जी भैया, डी आंसर होगा मेरे बच्चे, डी आंसर। 8.4 नहीं पहुंच सकता मेरे बच्चे, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कर दीजिए आंसर फटाफट से। फिर हम आते हैं मेरे भाई पढ़ाई की तरफ और पढ़ते हैं पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू करीब 10 या 10.5 की समथिंग होती थी। हाँ जी, यतिन साहू जी, करिए मेरे बच्चे। सभी अम्लों में कौन सा चीज कॉमन रहता है, आपको यह बताना है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेरे भाई, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है? ठीक है भैया, आंसर आएगा हाइड्रोजन, आंसर आएगा हाइड्रोजन मेरे भाई। ठीक है जी, चलो कल तक की कहानी हमने पढ़ ली थी यहां तक, मैंने आई थिंक आपको यहां तक दिखा दिए थे। अब आते हैं हमारे सामने कुछ प्रकृति में उपस्थित नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिनकी सहायता से हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन मेरे सामने कौन आपके सामने क्या है मेरे भाई, बेस है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके लिए प्रकृति में हमारे सामने दो चीजें पाई जाती हैं सर। पहला होता है लाइकेन, जो लाइकेन से प्राप्त करते हैं लिटमस पेपर से। अगर लिटमस पेपर आपका दो रंगों में उपस्थित है, रेड लिटमस पेपर अगर आपका है ना, इनटू रेड लिटमस टर्न ब्लू लिटमस, क्या लिखा है ये, इधर आओ। आप बोलेंगे अगर आपके सामने ब्लू लिटमस पेपर, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनेंगे, किस में बदल जाता है भाई? रेड लिटमस पेपर में बदल जाता है। यानी कि आप बोलेंगे जो नीला लिटमस पेपर होता है वो किस में बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। तो आप बोलेंगे सर वो क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है मेरे भाई? अभी हम एसिड के ही बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात अम्ल के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो भाई? अभी हम अम्ल के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये पढ़ा है आप लोगों ने। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कहां से आ गया? खाली हाइड्रोजन ही तो होगा मेरे भाई। अब आप बोलेंगे हल्दी जो होती है, हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। अगर एसिड मिलाने पर वो पीला ही रहे, मतलब कोई भी परिवर्तन ना हो, तो आप समझ जाइए, कोई भी परिवर्तन ना हो तो आप समझ जाइए वो आपका क्या है मेरे भाई? एसिड है। क्या है मेरे भाई? एसिड। अगर मैं लेबोरेटरी इंडिकेटर की बात करता हूं सर, वो इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और ये किस में बदल जाता है? रेड में। ध्यान से सुनिए, ऊपर भी रेड, नीचे भी रेड, यहां सेम, यहां कोई परिवर्तन नहीं, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं। फिनोल्फ्थालीन जो होती है वो आपकी कलरलेस होती है। कैसी होती है मेरे भाई? कलरलेस। फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन जो होती है वो आपकी कलरलेस होती है। अगर आप इसको एसिड मिला देंगे इसके अंदर तो वो कलरलेस ही रहेगी, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद हो गया? कितने लोगों को ये याद हो गया? आप बोलेंगे सर ये जो इंडिकेटर होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, हाँ बेस में अभी हम बात करेंगे। अभी हमने क्या नाम, बेस की बात नहीं करी है, एसिड की बात करी है प्रिया मिश्रा जी। हाँ जी, अभिषेक कुमार जी, क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल भर दीजिए विष्णु कुमार जी। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो आ जाइए मेरे प्यारे साथी अगले पॉइंट की तरफ। हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं? क्षार, यानी कि जो पानी के साथ है ना क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब जल्दी से घुल जाते हैं,
और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो मेरे भाई? आवाज फंस रही है क्या? हाँ जी। यानी कि आप बोलेंगे एलम, मैंने आपको बताया है मेरे बच्चे, फिटकरी को बोलते हैं एलम। हाँ, जनरली आपको यही दो याद रखने हैं। आप बोलेंगे जो जल में जल्दी घुलनशील होते हैं, तथा OH निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार बोलते हैं, प्रबल क्षार। जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे CaOH का होल्ट वाइज। दुर्बल क्षार वो क्षार होते हैं जो जल्दी से नहीं घुलते हैं। हाँ जी, ठीक है मेरे बच्चे, हृदय मौर्य जी, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, वीक बेस वो बेस होते हैं जो पानी में जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं। यानी कि नॉट सॉल्युबल, नॉट इजिली सॉल्युबल इन वाटर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैसे अमोनिया हो गया, पायरेडीन हो गई। NaOH और KOH का उपयोग साबुन बनाने में भी करा जाता है। साबुन बनाने में सोडियम पामेट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम पढ़ेंगे कार्बन का, जब हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन एट्स कंपाउंड, तब हम उसमें आपको सोप और डिटर्जेंट बताएंगे। अभी खाली आपको इतना ही याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। कहीं कहीं C17H35 भी लिखा होगा, C17H35, COONA, सोडियम पामेट के नाम से भी जानते हैं इसको। कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें क्लियर है भाई? एक बार सभी प्यारे साथी मुझे फटाफट से बता दीजिए, कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर है? फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे, कितने मेरे प्यारे साथियों को चीजें क्लियर है भाई? हाँ जी। पायरेडिन का फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे यार। क्लियर 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 क्लियर, डायरेक्ट चीजें याद रखे हुए चलेंगे मेरे भाई। दुर्बल क्षार जो पानी के साथ जल्दी नहीं घुलते हैं। चल गया? हाँ, क्विकली डिसॉल्व, क्विकली डिसॉल्व का मतलब जल्दी से घुलनशील हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जो बेस होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बेस यानी कि आपके जो क्षार होते हैं, हाँ जी, क्विकली डिसॉल्व का मतलब यही होता है मेरे बच्चे ऋतिक प्रजापति जी। जो क्षार होते हैं वो आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? कड़वे। जो गिव हाइड्रोक्साइड आयन विद वाटर सॉल्यूशन। ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने कहा था? आरेनियस ने। आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि क्षार
वो पदार्थ होते हैं, शिवम कुमार जी मेरे साथी जरा ध्यान से देखिएगा, क्षार वो पदार्थ होते हैं, मैंने आपको कल वाली चीज ही रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, कल वाली चीज ही रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें। जो क्षार वो पदार्थ होते हैं, आर्रेनियस ने कहा, जो H पॉजिटिव आयन को जल्दी से रिलीज ना करे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH नेगेटिव आयन। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ जी। एक्सेप्ट दी प्रोटॉन आयन, जो प्रोटॉन आयन का स्वीकार करेंगे, भाई जो प्रोटॉन आयन को रिलीज करेंगे वो तो आपके एसिड होंगे, जो प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करेंगे वो आपके बेस होंगे। बात क्लियर है, यस और नो? और ये वाली बात किसने कही थी मेरे भाई? ब्रॉन्स्टेड ने। यानी कि ब्रॉन्स्टेड के अनुसार क्षार वो पदार्थ होते हैं जो पानी के साथ प्रोटॉन आयन को क्या करते हैं मेरे भाई? सोडियम पामेट का फॉर्मूला अभी आप याद मत करो, फॉर्मूला मत याद करो, खाली याद कर लीजिए ये कि साबुन बनाने के लिए एक होता है जिसको हम सोडियम पामेट बोलते हैं, ठीक है? फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। यूज टू डोनेट द लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को दान करने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था जिसका नाम था अमोनिया। क्या नाम था मेरे प्यारे साथी? अमोनिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई भाई? कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है भाई? कल वाली ही चीज दोबारा एक्सप्लेन करी है मेरे प्यारे साथी, कल वाली चीज ही दोबारा एक्सप्लेन करी है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या सारे बेस, ऑल बेस डिसॉल्व इन वाटर? यस और नो आंसर दीजिएगा मेरे भाई। क्या सभी क्षार, क्या सभी क्षार पानी में घुलनशील होते हैं? मुझे फटाफट से ये बताइए मेरे भाई, क्या सभी क्षार पानी में घुलनशील होते हैं? यस और नो मेरे भाई? हाँ जी। हाँ, ग्लास और सीमेंट का चैप्टर भी पढ़ाएंगे मेरे भाई। हाँ जी, वो पढ़ाएंगे हम आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपका आंसर आएगा नो। सारे के सारे नहीं घुलनशील होते हैं, कुछ ही होते हैं जो घुलनशील होते हैं, कुछ ही होते हैं जो घुलनशील होते हैं। जो घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारीय कहा जाता है। यानी कि आप बोलेंगे ऑल बेसेस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बेस विच आर डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। यानी कि सभी क्षार पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारीय कहा जाता है, यानी कि अल्कली के नाम से जाना जाता है। जैसे NaOH और KOH कौन डिसॉल्व नहीं होगा? आपका आंसर ZnOH का होल ट्वाइस, NH4 का OH। आप मुझे ये बताओ NH4OH को हम किस नाम से जानते हैं? हाँ जी, दुर्गेश कुमार जी मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि NH4OH जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेटल के ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। आप मुझे ये बताइए, हाँ जी, NH4OH को हम किस नाम से जानते हैं? सभी प्यारे साथी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। NH4OH जो होता है उसे हम किस नाम से जाना जाता है?
करिए मेरे प्यारे साथी, फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। सर NH4OH जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड एल्कली, नॉट बेसिक। हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका वीक बेस होता है, याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं भाई, और ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस रिपीटेड देखने को मिलते हैं मेरे भाई। हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मेरे भाई, शायद नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, क्षार को आप कैसे पहचानेंगे ये बताओ? क्षार को पहचानने का तरीका, क्षार को कैसे पहचानेंगे? आइए सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये रेड लिटमस और टर्मरिक ये आपके कौन से सूचक थे? नेचुरल इंडिकेटर थे या आर्टिफिशियल थे? फटाफट से मुझे ये बताइए। हाँ जी, स्टार लगा देता हूं। एक बार मुझे ये बताइए, रेड लिटमस और टर्मरिक जो थे वो आपके कैसे इंडिकेटर थे? तो आप बोलेंगे ये हमारे सामने नेचुरल इंडिकेटर थे। यानी कि ये आपके कौन से सूचक थे मेरे भाई? आप बोलेंगे सर ये आपके प्राकृतिक सूचक थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन कैसे सूचक थे मेरे भाई? इन्हीं को हमने आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी इंडिकेटर बोला था। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? यानी कि इन्हीं को बोला जाता है प्रयोगशाला सूचक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, याद करने का तरीका बताऊं मैं? ये क्या है? क्षार का मतलब होता है बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। यानी कि ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हल्दी के अंदर अगर आप क्षार मिलाएंगे तो यह बन जाता है रेड। कैसा बन जाता है? रेड। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर आप क्षार मिलाते हैं तो यह कैसा बन जाता है मेरे भाई? येलो मतलब पीला। भाई हिंदी का मतलब यह भी है मेरे भाई, लिख लीजिएगा, नीला, लाल और पीला। अगर मेरे सामने फिनोप्थलीन के अंदर क्षार मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है मेरे भाई? पिंक हो जाता है, मतलब गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। भाई जनरली गुलाबी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिर आप अगर गुलाबी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप रेड टिक करेंगे। हाँ, नेचुरल सूचक है मेरे भाई। याद हो गया? याद हो गया? दोबारा याद कराऊं मेरे भाई? ये याद हो गया? यस और नो मेरे बच्चे, ये बताइए कितने मेरे प्यारे साथियों को ये चीज याद हो गई भाई? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ सॉल्ट होते हैं, मतलब लवण, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका बनता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस का वाटर। मतलब क्या है मेरे भाई? जब एक प्रबल अम्ल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आया हुआ है मेरे भाई, PYQ क्वेश्चन है एनडीए का। जब एक प्रबल अम्ल जो होता है एक प्रबल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमारे सामने उदासीन लवण बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई? उदासीन लवण प्लस का जल का निर्माण करता है।
क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, वरुण कश्यप जी, बिल्कुल मेरे भाई दोबारा। हाँ, यही दो याद रखने हैं जनरली। और भी होते हैं शिवम कुमार जी, और भी होते हैं, है ना, रोजबेरी होता है ना, पर वो आपको नहीं याद रखने हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है आपके सामने, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके सामने एसिडिक सॉल्ट बनेगा प्लस का वाटर बनेगा। आओ मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, फटाफट से एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले तो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, कोई भी एक आप बताइए, जिसका जिसका सबसे ज्यादा आएगा आंसर वही पहले लिखा जाएगा। कोई मुझे प्रबल अम्ल का नाम बताओ। हाँ जी, ठीक है सचिन यादव जी, ठीक है मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए कि प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चे। प्रियांशु गौतम जी, आप बोलेंगे सर HCl। कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ जी, सभी ने HCl बताया है। अच्छा, कुछ ने H2SO4 भी बताया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कोई वीक बेस का एग्जाम्पल दो। मतलब मुझे ये बताना है आपको, दुर्बल क्षार का नाम बताना है कोई सा है। कोई एक दुर्बल क्षार बताओ, फटाफट से बताओ मेरे भाई, दुर्बल क्षार बताइए कोई और। मतलब वीक बेस का नाम बताना है। दुर्बल क्षार रोहित सरन जी, प्रबल क्षार नहीं। वेरी गुड यतेंद्र कुमार जी, CH3COOH, वेरी गुड। NH3 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। NH4OH भी बोल सकते हैं, अभी तो बताया था हमने, जो पानी में जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं वो आपके ZnOH का होल ट्वाइस NH4OH। यानी कि आप बोलेंगे सर मैंने दुर्बल क्षार ले लिया NH4OH, कोई दिक्कत है मेरे भाई? क्या बनेगा? NH4Cl प्लस का वाटर, ये एक सॉल्ट बना है। और ये कौन सा सॉल्ट है मेरे भाई? एसिडिक सॉल्ट। यानी कि जब आप जिसकी सांद्रता ज्यादा लेंगे उसी का लवण बनता है, याद रखेंगे। आओ एक और एग्जांपल, वीक बेस का एग्जांपल लेते हैं। आओ वीक बेस का एग्जांपल बताओ, वीक एसिड का। चलिए वीक एसिड का एग्जांपल बताइए कौन सा है। हाँ, नौसादर बोल सकते हैं मेरे भाई, NH4OH को नौसादर के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे प्रियांशु गौतम जी। आप मुझे ये बताइए कि वीक एसिड कौन सा होता है? आप मुझे ये बताइए, वीक एसिड का एग्जाम्पल बताइए कोई भी एक, जो वीक एसिड होता हो। वेरी गुड भाई, HCOOH, वेरी गुड सुशील शर्मा जी। जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक वाले, वो सारे वीक एसिड है। CH3COOH ले लो, HCHOOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, यही ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस तो अभी लिया था हमने, ये लो। क्या बनेगा मेरे भाई? HCOONA प्लस का पानी। और ये जो सॉल्ट बनता है इसी को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। यानी कि इसी को बोला जाता है क्षारीय लवण। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, के लिख लीजिए अतुल जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सर मैंने आपको उभयधर्मी पदार्थ बताए थे। उभयधर्मी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आपके एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। याद करिएगा, ये तो हमारे सामने मेटल वाला ही आ गया है। आप बोलेंगे वे पदार्थ जो
अम्ल व क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर जाते हैं, वो आपके उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है, यस और नो भाई? अच्छा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जेडएनओ ले लीजिए। जेडएनओ की अम्ल के साथ रिएक्शन कराइए, कोई भी एक अम्ल बोलिए। HCOO का नाम। भाई जब आप CH3COO लिखेंगे तो सोडियम एसिटेट होगा, जब आप HCOO लिखेंगे तो सोडियम मेथनेट होगा, मतलब एक कार्बन है तो मेथनेट। अगर दो कार्बन है, हाँ जी, तो एसिटेट बोलते हैं उसे। ठीक है, जेडएनओ की एसिड के साथ रिएक्शन कराइए मेरे भाई। एसिड बोले तो HCl बना दो मेरे भाई, क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस का वाटर। कोई दिक्कत? हाँ, साथ में रिएक्टेंट करें। जेडएनओ की अब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा मेरे भाई? Na2ZnO2 प्लस का क्या बनेगा मेरे भाई? H2O। कोई दिक्कत मेरे भाई यहां तक? इसी को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट के नाम से जाना जाता है इसे। Al2O3 भी होता है मेरे भाई, कोरंडम भी कहते हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे, जीतू जी मैंने आपको लिखवाया है ये उसमें। यतिन जी भैया प्रैक्टिस तो यही करा रहे हैं, बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, जो आपके टेस्ट पेपर होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? हाँ, सोडियम मेथनोइक एसिड होगा मेरे भाई। रिएक्शन बैलेंस करना बताया तो आकांक्षा देवी जी, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए थे, याद करिएगा। 3-4 क्वेश्चन कराए थे, वहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। बैक्टीरिया की साइनो बैक्टीरियम बोलते हैं उसे, साइनोकुलस बैक्टीरियम बोलते हैं, मोहम्मद असद जी। क्लियर? अतुल जी भाई एक बार आप टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, पिक्रिक एसिड कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो वीक एसिड होगा। प्रिंस यादव जी, हाँ डेफिनेशन में साथ साथ होगा। लिख दिया भाई, ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, थैंक यू। रिएक्शन बनानी ही नहीं है, जितना करना है उतना ही पढ़ना है मेरे भाई। आ जाओ, एक होते हैं बफर विलियन। आओ, बफर विलियन क्या होते हैं? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एड इन द सॉल्यूशन नॉट अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन नोन एज बफर सॉल्यूशन। जब विलियन में एसिड और बेस की छोटी सी मात्रा विलियन की एकाग्रता या संकेंद्रण को प्रभावित नहीं करती है, बफर विलियन कहलाता है। एग्जाम्पल है मेरे भाई ब्लड। एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है भाई, एक ही एग्जाम्पल याद रखेंगे, और भी बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। हाँ भाई, कार्बन में बताएंगे जब हम आपको वो बताएंगे, शराब बनाना भी बताएंगे, कैसे बनती है ये भी बताएंगे। ऐसा नहीं है ओम लता जी, ऐसा नहीं है। Al2O3 का रिएक्शन खुद कर लो शिवम कुमार जी, और मुझे आंसर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, ठीक है भाई। बफर सॉल्यूशन, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड की अगर बात करी जाती है तो ब्लड में आप एसिड मिलाओ या हल्का सा बेस मिलाओ,
उसकी पीएच वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे भाई। क्या मेरी बात सभी को समझ में आती है? यस और नो मेरे भाई? क्लियर? कुछ स्टैंडर्ड एसिड लिखे हुए हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं भाई। टमाटर हो गया, स्पाइनक बोले तो पालक हो गया। इसके अंदर कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करा जाता है। और याद करो मैंने आपको Na2H2O3 ये भी लिखवाया था, सोडियम थायोसल्फेट, चैप्टर नंबर 3 केमिकल फॉर्मूला में लिखवाया था। याद आ गया? लेमन नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स टमेरिंड इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, टेल्कम पाउडर घमोरी वाला पाउडर होता है, इसको घमोरी वाला पाउडर। इसके अंदर होता है बोरिक एसिड। मिल्क दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, चाय के अंदर टैनिक एसिड, फैट यानी कि फैट यानी कि जो आपके भारी पदार्थ होते हैं, है ना, उनके अंदर स्टीयरिक एसिड, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड। क्लियर है भाई? डायरेक्ट याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ये आइए। हाँ जी भैया बिल्कुल आएगा मेरे बच्चे। क्लियर? आइए। जब हमारे सामने धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, धातु के ऑक्साइड एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आप बोलेंगे तो क्षार क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। और क्षारीय होने के कारण ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। मेटल का ऑक्साइड जैसे क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करी तो CaCl2 बना प्लस का H2O बना। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अच्छा रोहित सरन जी, पपीते के अंदर नहीं पता मेरे बच्चे। शिवम कुमार जी, भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि जब अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ प्रतिक्रिया करेंगे? क्षार के साथ। क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिड नेचर के। एसिड एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, एसिड बेस के साथ प्रतिक्रिया करेगा। जैसे CO2 बेस ले लो CaOH का होल ट्वाइस, क्या बना? CaCO3 प्लस का वाटर। मॉक टेस्ट आपको जनवरी के बाद देने हैं धीरज कुमार जी। CaCl2 आपका गगन पांडे जी, जनरली न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर आते हैं ये वाले। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के लवण जनरली न्यूट्रल होते हैं, याद रख लीजिए, उदासीन होते हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे कितने मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है ये।
चैप्टर हो गया मेरे भाई ओवर। हाँ जी, चैप्टर ओवर हो गया है। आप लोग एक बार फटाफट से दिल बनाकर भेज दीजिएगा। मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है, या आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाइए। ठीक है मेरे भाई, मेटल का कार्बोनेट ये हमने पीछे देखा था। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाइए। मेटेलिक ऑक्साइड पीछे देखा। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट प्लस पानी बनाता है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस पानी बनाता है, ये दोबारा लिखा हुआ है। क्लियर? इधर आ जाओ। बेस है ना, मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, मेटल के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि ये भी अम्लीय है मेरे भाई, है ना, ये क्षारीय है। अगर अम्ल क्षार के साथ ही तो प्रतिक्रिया बनेगा मेरे भाई। यहां पर ये क्षार है और ये भी क्षार है, क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं। क्या ये प्रतिक्रिया होगी? नहीं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? गेम ओवर है मेरे भाई। रोहित सरन जी, रोहित सरन जी आप मुझे टेलीग्राम पर भेजिएगा वो लिंक। रोहित सरन जी आप मुझे टेलीग्राम पर भेजिएगा वो लिंक। अर्श मैथ जी आप मुझे दोबारा भेजिए, आपने मुझे टैग नहीं करा होगा, टैग वाले सारे देखे हैं मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं कि प्यारे साथियों ये चैप्टर आपको, सभी प्यारे साथियों को क्लियर हो गया होगा। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक को स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।